आप सभी का स्वागत है मेरे लर्निंग विद स्मॉल स्टेप्स चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेकर आई हूँ राजस्थान की वैकेंसी सीईटी और एलडीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस एंड साथ ही साथ हम मॉक टेस्ट के माध्यम से भी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसकी अनाउंसमेंट मैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाने के बाद जरूर करूंगी। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीईटी के 2024 में पूछे गए ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन। वैकेंसी आ चुकी है, आप सभी जानते हैं। एग्जाम की भी डेट ऑलमोस्ट आ ही चुकी है। तो समहाउ हम सभी प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं, आप सभी प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं और हम आपको प्रिपेयर करवाने में लगे हुए हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हो, जो कि पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक में है। रीता डिड नॉट सी मी वेव टू हर। रीता डिड नॉट सी मी वेव टू हर, यानी कि रीता ने मुझे नहीं देखा उसे वेव करते हुए, यानी कि मैंने वेव किया लेकिन सीता ने नहीं देखा। किस डिड नॉट देख के क्या पता चल रहा है कि भाई सेंटेंस जो है कि वो पास्ट में यानी कि पास्ट की घटना बता रहा है। तो पास्ट की घटना बताने में मैं एक प्रेजेंट का ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देती हूँ और एक ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देती हूँ। रीजन इज लुकिंग तो देख रही वाला सेंस आ जाता है, और हैज बीन लुकिंग जो है वो पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक में कोई एक्शन कंटिन्यू होता है वहां पर यूज किया जाता है। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट को देख के ही मुझे सिर्फ ये प्रतीत हो गया कि भाई पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, फिर मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, लुक्ड और वॉज लुकिंग। और ये मुझे इतना आसान लग रहा है ना कि ये सिर्फ हम बोलने से भी इस इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, रीता डिड नॉट सी मी वेव टू हर, रीता ने मुझे वेव करते नहीं देखा। शी डैश इन द अदर डायरेक्शन, वह दूसरी डायरेक्शन में देख रही थी या वह दूसरी डायरेक्शन में देखी। तो देखी में तो अगर हम बात करते हैं तो कोई सडन एक्शन हुआ होगा कि भाई उसने मुझे अवॉइड करा, और अवॉइड करा के लिए भी फिर मुझे उसके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना नेसेसरी होता क्वेश्चन में। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि भाई वो ऑलरेडी कहीं और देख रही थी, तो इसलिए उसने मुझे वेव करते हुए नहीं देखा। सी ऑप्शन। द एक्सीडेंट विक्टिम डैश बाय द टाइम दे डैश हिम टू द हॉस्पिटल। अब देखो, द एक्सीडेंट विक्टिम वॉज डेड, had died, was dying और will be dead। अब will be dead को अगर हम देखते हैं तो ये तो क्या हो गया कि भाई, अच्छा will be के साथ आप देखो आगे की वर्ब को उसने क्या करा, प्रेजेंट परफेक्ट में दे दिया। तो मैं ये बोलूं कि द एक्सीडेंट विक्टिम विल बी डेड, मर जाएगा, बाय द टाइम दे हैव रश्ड, तो लेके जाएंगे, यहाँ पे भी फ्यूचर का ही भाव बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का तो भाव नहीं बनेगा, है ना। हिम टू द हॉस्पिटल। फिर कहता है द एक्सीडेंट विक्टिम वाज डाइंग, मर रहा था, बाय द टाइम दे रश्ड हिम टू द हॉस्पिटल। भाई मरेगा तो एक ही बार में मर जाएगा ना, मर रहा था वाले थोड़ी, या तो अगर मर रहा ही बोलेंगे तो उसमें तो हम ये बताना पड़ेगा कि भाई स्थिति में मर रहा था, कि बेहोश हो गया है, ऐसा कुछ, और ऐसी कोई इसमें इंफॉर्मेशन मेंशन ही नहीं है। मर रहा था का एक्शन, भाई इंसान एक ही बार में मरता है, कोई ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं है कि वो अब मर रहा है फिर मर रहा है फिर मर रहा है फिर मर रहा है, राइट। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आते हैं मेरे पास दो ऑप्शन, देयर द एक्सीडेंट विक्टिम हैड डाइड। चलो यहां तक तो मैं अग्री कर लेती हूँ कि भाई एक्सीडेंट विक्टिम जो था वो मर चुका था, लेकिन कब तक, कि भाई जब तक उसे वे लोग हॉस्पिटल लेकर गए। तो दो एक्शन है जो कि पास में घटित हुए, लेकिन ये भी तो सीखा होगा कि एक एक्शन जो है पहले घटित होने वाले को हम पास्ट परफेक्ट रखते हैं और दूसरे घटित होने वाले को हम पास्ट सिंपल रखते हैं, इसलिए भी क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मर चुका था नहीं, बल्कि उसकी अवस्था के बारे में बता रहा है कि भाई द विक्टिम वाज डेड, यानी कि व्यक्ति जो था वो उस समय पे भी कैसा था, मृत था, यानी कि वो मृत को ही हॉस्पिटल लेके गए, कि बाय द टाइम दे रश्ड हिम टू द हॉस्पिटल। अब देखो, बोलते ना मरता क्या ना करता, एक वैलिड ऑप्शन उस तरीके से था नहीं, अदरवाइज कैसे रखते भाई, द एक्सीडेंट विक्टिम हैड डाइड, कि भाई एक्सीडेंट विक्टिम जो था वो मर चुका था, बाय द टाइम दे रश्ड हिम टू द हॉस्पिटल, जब तक वह उसे हॉस्पिटल लेकर गए। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है, उसने अवस्था के रूप में भी दिखा दिया, इसलिए हमें नंबर 1 जो ऑप्शन है उसे चूज करना पड़ेगा। फिर चूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन। पैसिव फॉर्म क्या होता है भाई, जिसमें एक्शन करने वाला कभी भी डायरेक्ट डूअर नहीं होता। जैसे मैं बोलूं मैंने किया ये काम, तो ये काम किया गया मेरे द्वारा, ये आपका एक्टिव पैसिव होता है, जिसमें टेंस कभी नहीं बदलता। लेकिन
जहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात आती है वहां पर आपका टेंस चेंज हो जाता है। तो ये जो दो चीजें इनकेस अगर आपको कहीं कंफ्यूज भी करती हो तो ये चीज क्लियर कर लेना कि एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं चेंज किया जाता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंज किया जाता है। एक्टिव से पैसिव बनाने में कभी भी डूअर जो है वो एक डायरेक्ट डूअर नहीं होता। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अ थीफ स्टोल माई डॉग। यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट कौन है? थीफ है। उसने क्या एक्शन किया? चुराने का एक्शन किया। ऑब्जेक्ट कौन है? डॉग। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि भाई एक्टिव से पैसिव करने में क्या करना पड़ता है हमें? जो भी टेंस है उसकी बी वर्ब। अब प्रेजेंट की बी वर्ब होती है इज एम आर, पास्ट की बी वर्ब होती है वॉज एंड वर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट बनेगा तो मुझे क्या चूज करना पड़ेगा? डॉग को। तो मैं ये देखती हूँ कि भाई डॉग वॉज स्टोलन कहां कहां पर मेंशन है। ठीक है, एक डॉग वॉज स्टोलन यहां मेंशन है, एक यहां तो इन्होंने स्टोलन मेंशन ही नहीं किया, मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। और डॉग विच वॉज स्टोलन की अगर हम बात करें तो चलो एक बच्चा बोलता है कि हाँ मैडम यहाँ, लेकिन यहाँ पर हमें इसको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है कि विच वॉज स्टोलन। चलो इसने मान लो डिफाइन भी किया तो कैसे किया? ओनली वेन आई ऑफर्ड अ रिवॉर्ड ऑफ 5000 माई डॉग विच वॉज स्टोलन ब्रॉट बैक। अब बच्चा कह रहा है हाँ ये सही है, लेकिन यहाँ देखो ये यहाँ सब्जेक्ट है और ये भी यहाँ पर आई कौन है? सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट? इस ऑफर करने वाली वर्ब का। तो ये भी एक्टिव सेंस में है और ये भी एक्टिव सेंस में, लेकिन मुझसे मांगा क्या गया है? पैसिव वॉइस मांगा गया है। मैं इसको फिर से एलिमिनेट कर दूंगी। फिर देखो क्या कहता है, अ थीफ ब्रॉट बैक माई डॉग। अब यहाँ पर इसको सब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर ये इसकी सेकंड फॉर्म आई और यहाँ पे मैंने इसको डॉग को ऑब्जेक्ट बनाया। फिर से मुझे क्या दिख रहा है? एक्टिव सेंस दिख रहा है। तो तीनों ही ऑप्शन जो है वो क्या हो जाते हैं भाई? एलिमिनेट हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? एक्टिव सेंस रखने की वजह से। ठीक है, अब बच्चा कह रहा है कि मैम फिर इस सेंटेंस में थीफ नहीं मेंशन किया इन्होंने, है बाय मी मेंशन नहीं किया इन्होंने। तो अपने माइंड से है ना ये रिजिडनेस भी हटा देना कि मान लो अब उसने मेंशन नहीं किया तो अब आप क्या करोगे? उससे लड़ने तो जाओगे नहीं। फिर आपके पास जो भी नियरेस्ट करेक्ट ऑप्शन मिलेगा आपको उसे सेलेक्ट करना होगा। इन्हें हमने क्यों रिजेक्ट किया भाई? क्योंकि यहाँ पे भी एक्टिव का भाव था, यहाँ पे भी एक्टिव का भाव था, साथ ही साथ यहाँ पर भी एक्टिव का भाव था। लेकिन आपको इस वाक्य में कहीं पर भी एक्टिव नहीं दिखने वाला। देखो, माई डॉग वॉज स्टोलन एंड ब्रॉट बैक ओनली व्हेन अ 5000 रिवॉर्ड वॉज ऑफर्ड। तो यहाँ पे उसने थीफ नहीं यूज किया, मी यूज नहीं किया, लेकिन एक अंडरस्टूड सा सेंस दे दिया कि जाहिर सी बात है जो उसका ओनर होगा वो ही उसका रिवॉर्ड ऑफर करने वाला है। ठीक है, फिर कह रहा है सिमिलर वर्ड दे दो। किसका भाई? प्रोस्क्राइब का। अब प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि भाई ऑफिशियली ये स्टेट कर देना है कि कोई चीज जो है वो बैन है, यानी कि किसी चीज का निषेध घोषित करना। ठीक है, अब मेरे पास देखो क्या ऑप्शन है? प्रोहिबिट है, परमिट है, अपीज है और प्रोलोंग है। प्रोलोंग का मतलब तो क्या होता है? वर्ब के सेंस में इंक्रीज का भी भाव रखता है और एडजेक्टिव के सेंस में डिले का भी भाव रखता है ना? विलंब वाला, क्योंकि खींच रहे हो, लंबा कर रहे हो चीजों को, तो चीजों में क्या हो रहा है? विलंब हो रहा है। अपीस की बात करें तो अपीस का मतलब खुश है, वो प्लीज, जैसे किसी को प्लीज करना है, यानी कि खुश करने का भाव है, उसी से बनाई अपीस, देख लेना। परमिट का मतलब आप सभी जानते हो, परमिट यानी कि किसी चीज की अनुमति देना, अनुमति देने का भाव है, तो ये भी गया। फिर आता है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट एंट्री इज प्रोहिबिटेड, हमने बहुत सारी जगहों पर लिखा हुआ पढ़ा होगा। कब? जहां पर प्रवेश निषेध होता है, यानी कि एंट्री क्या है भाई? बैन है वहां पर एंट्री। तो ये और ये दोनों कहीं ना कहीं कैसा भाव रखते हैं? सेम सा भाव रखते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ज्ञापन के लिए अंग्रेजी के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने का, वो कैब जो आपकी आती है उसको यूज करने का, ऑफिशियल वर्ड्स जिन्हें कहते हैं। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई कहीं से भी कुछ ही पूछ सकते हैं। इनके जो ये वो कैब है वो लिमिटेड है, अर्थात आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे इसने बोला ज्ञापन, ज्ञापन का क्या है? सर्कुलर बोलोगे कि ऑर्डर बोलोगे कि रिमाइंडर बोलोगे कि मेमोरेंडम बोलोगे? रिमाइंडर तो ये तो रिमाइंडर तो हमारे फोन में भी लगता है, क्यों लगता है भाई? याद दिलाने के लिए। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई? स्मरण पत्र बोल सकते हैं, राइट। ऑर्डर तो क्या होता है भाई? आदेश होता है, तो ये भी कहीं से मैच नहीं हो रहा।
सर्कुलर कब बढ़ता है? जब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से निकल रहा है लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्तियों को दिया जा रहा है कि हाँ भाई देखो आया है, साइन कर दो, तो वो ज्ञापन तो नहीं कहलाता। क्या कहलाता है भाई? वो परिपत्र कहलाता है, राइट। अब क्या बचता है मेरे पास? मेमोरेंडम। बहुत बार पूछा गया वर्ड है ये, बहुत बार, चाहे आप इसका वो जूनियर इंजीनियर, चाहे आप एलडीसी, चाहे आप किसी में भी देखोगे ये वर्ड ना मोस्ट प्रोबेबली रिपीट होता ही होता है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब देखो वो आगे ट्रांसलेशन वाला कि भाई तुम रात को ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना, जो वो कैब वाला है ना, हिंदी से इंग्लिश वाला, और ट्रांसलेशन है हिंदी से इंग्लिश वाला, ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर का ही उठाया ताकि इजी हो जाए। अब देखो तुम रात को कब सोते हो, तो पहले मैं इसको यही समझ लेती हूँ कि यहाँ पे किस प्रकार का वाक्य, किस प्रकार का वाक्य है ये। कंटिन्यूअस राह रहिए का सेंस देता है या आपके रूटीन के बारे में पूछ रहा है? क्या लगता है मुझे कि हाँ भाई मेरे रूटीन के बारे में पूछ रहा है, यानी कि मेरा जो हैबिचुअल एक्शन है, सोने का, जगने का, उठने का, बैठने का, खाने का, उसके बारे में। तो जब हम टेंस सीखते हैं तो हमें क्या बताते हैं भाई कि जब रूटीन या हैबिचुअल एक्शन की बात की जाती है तो सेंटेंस कैसा होता है भाई? प्रेजेंट सिंपल का होता है ना। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होता है। अब मुझे कब दिखाई दे रहा है? कब। कब से मुझे पता है कि कब का अगर क्वेश्चन अगर इंग्लिश में बनाते हैं तो व्हेन से बनता है। अब मेरे पास व्हेन और व्हेन दो जगह पर मेंशन है, पर जहां ही मैं इनकी वर्ब पे देखती हूँ हेल्पिंग वर्ब के लिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए अपने को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो लेकिन ये दोनों किसकी हैं? पास्ट की है। तो मैं क्या करूंगी? इनको एलिमिनेट कर दूंगी। सोते हो, या तो वो पूछता रात को कब सोए थे, तब हम व्हेन डिड यू स्लीप सोच सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर कह रहा है डू यू स्लीप, तो ये क्या, तो ये तो क्या कह रहा है? क्या आप सोते हो? एवरीबडी स्लीप्स, इसको भी रिजेक्ट कर दो। क्या बचता है? व्हाट टाइम, किस समय। किस समय इज इक्वल टू कब, है ना। तो व्हाट टाइम डू यू स्लीप एट नाइट हो जाएगा। फिर देखो क्या कहता है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द रिपोर्टेड फॉर्म। रिपोर्टेड फॉर्म अर्थात इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है भाई? रीड इट फॉर योर सेल्फ इफ यू डोंट बिलीव व्हाट आई से, ठीक है। मैंने अभी बताया कि भाई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में टेंस चेंज होता है, और साथ ही साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है। जैसे मैंने अभी आपको कोई चीज कह दी, तो अब आप क्या करोगे? मैं तो आपको यू कह के डिनोट कर रही हूँ, अरे व्हाट आर यू डूइंग। अब लेकिन जैसे आप सामने वाले को बताओगे तो आप क्या बोलोगे? मैम ने मुझे कहा, तो यू किस में चेंज हुआ? आप अपने लिए बोलोगे तो उसको मी में चेंज कर दोगे, राइट। तो यहाँ पे भी कह रहा है कि भाई रीड इट फॉर योर सेल्फ, यानी कि कोई सेकंड पर्सन है जिसे कहा जा रहा है कि भाई रीड इट फॉर योर सेल्फ, यानी कि स्वयं से पढ़ लो। इफ यू डोंट बिलीव व्हाट आई से, अगर आप विश्वास नहीं करते हो जिस जो बात मैं कहता हूं, ही टोल्ड मी, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मेरी बात हो रही है, आई के सेंस में। तो अब मैं जब सामने वाले को बताने जाऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी कि भाई उसने मुझे कहा कि मैं खुद ही पढ़ लूं, तो मैं क्या बोलूंगी कि भाई मैं खुद ही पढ़ लूं। तुम विश्वास नहीं करते, अगर मैं विश्वास नहीं करता हूं, डोंट किस में चेंज हो जाएगा? डिड नॉट में। अब ये किस में चेंज हो जाएगा? अब मैं आपको सामने वाले व्यक्ति को थर्ड पर्सन के रूप में व्यक्त करवाऊंगी तो ही हो जाएगा। से किस में चेंज हो जाएगा? सेड में चेंज हो जाएगा। अब देखो क्या कहते हैं। अब मुझे क्या देखना है? मेजरली जो चीजें मुझे देखनी है, एक तो मुझे देखना है कि माई सेल्फ कहां कहां पर मेंशन है। अब देखो इसने क्या किया? हिमसेल्फ लिख दिया, तो ही आस्क्ड मी टू रीड इट हिमसेल्फ। जब मुझे कहेगा तो इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो भी तो मैं ही बनूंगी। आई का माई सेल्फ होता है, मी का भी माई सेल्फ ही होगा, हिमसेल्फ थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसने क्या कहा? ही सजेस्टेड। अरे कहीं पर शुड को यूज किया गया था क्या जो हम सजेस्टेड की बात कर ले? नहीं। ही टोल्ड मी टू रीड इट एज आई डिड नॉट बिलीव व्हाट ही सेड। ही टोल्ड मी टू रीड इट, तो मी तो ठीक है, लेकिन उसने एम्फेसाइज करते हुए तो कहा ना कि तुम तो खुद ही पढ़ लो। तो खुद ही यानी कि जो एम्फेसाइज दिखाना है वो इस सेंटेंस में नहीं दिखाया गया, तो हम क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन। राजपत्र तबकाश, हिंदी का इंग्लिश। देखो रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध। उसने रेस्ट्रिक्टेड लिख दिया तो क्या हो गया? प्रतिबंधित, यानी जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा चुका हो। तो प्रतिबंधित अवकाश, ये तो ये क्या लाएगा अगर देखा जाए तो। कैजुअल क्या होता है? कैजुअल ड्रेस होती है, यानी कि क्या होती है भाई? वो इनफॉर्मल होती है, इसको हम क्या बोल सकते हैं?
अनौपचारिक बोल सकते हैं, राइट। नेशनल क्या होता है भाई, राष्ट्रीय होता है। तो नेशनल हॉलीडे क्या लगेगी, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त। फिर आ गया हमारे पास गैजेटेड हॉलीडे। तो क्या कहलाओगे, क्या राइट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। ये वर्ड भी बहुत रिपीट होता है, बहुत ज्यादा। अ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और वर्क्स आर्ट इन अ म्यूजियम। कह रहा है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो म्यूजियम में या कहीं ऐसे जहां पर आर्ट के काम को रखा जाता है, रचनाओं को रखा जाता है, चीजों को रखा जाता है, जिसका वो सार संभाल करता है। अब देखो क्रेडुलस की बात करूं, क्रेडुलस क्या होता है, क्रेडुलस एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से लोगों की बात में आ जाता है, जिसे चीट करना बहुत आसान हो जाए, उसे हम क्रेडुलस कहते हैं, राइट। जिसका अगर हम हिंदी भी बोलें तो ये कहलाता है विश्रम्भी, ठीक है। कार्टोग्राफर कौन होता है, मैप बनाने वाला। क्यूरेटर कौन होता है, यस, क्यूरेटर ही वो व्यक्ति होता है जो आर्ट वर्क को म्यूजियम में पुरानी चीजों का सार संभाल करने वाला व्यक्ति क्यूरेटर कहलाता है। कैलीग्राफी वर्ड आपने सुना होगा। कैलीग्राफी क्या होती है भाई, सुंदर सुंदर लिखने वाली प्रक्रिया, है ना। कैलीग्राफी सीखते हैं लोग। फिर क्या है कैलीग्राफिस्ट, तो वो कौन होगा, जो अच्छे अच्छे लेख लिखने वाला होगा, तो हम क्या बोलेंगे, सुलेखक। चलो ऑप्शन मिल ही गया। फिर कहता है चूज द वर्ड अपोजिट, अपोजिट एंटो, ठीक है, एंटोनिम पूछ रहा है। डिसेबल्ड कह रहा है। देखो अगर मैं इसको एक साथ पढ़ू तो ऐसे भी पढ़ सकते हो डिसेबल्ड, लेकिन इन रियल आप और हम सभी जानते हैं कि डिस अलग है और हैवल्ड अलग है। अब देखो एक फ्रेंच वर्ड है शेवल्ड, जिसका अर्थ निकलता है हेयर, यानी आपके बाल, और डिस का मतलब तो होता है अपार्ट का सेंस। तो इसी से डिसहेवल्ड इस प्रकार से बना है, जिसका अर्थ है डिसऑर्डर्ड बोल सकते हो, अनटाइडी बोल सकते हो, बिखरा हुआ इन हिंदी भी अगर हम बोले तो ये भी कहलाता है, यानी कि जो सुसज्जित तरीके से ना हो, है ना। अब देखो उसने मांगा क्या है, अपोजिट। अनटाइडी, अनटाइडी तो हमने समझने में लिख दिया, तो इसे एलिमिनेट कर देते हैं, बहुत इजी है। जहां इसका अर्थ समझ में आ गया, इसका एंटो ढूंढना आसान हो गया। टाइडी हो गया, टाइडी यानी कि साफ, स्वच्छ, सुसज्जित तरीके से रखा हुआ। टाइडी वर्क भी सुना होगा, कोई बच्चा बहुत अच्छे अच्छे से लिख करके काम करता है वो। एक होता है जो पूरी कॉपी खाली कर देता है इरेजर से रब कर करके, है ना। अब बात आती है इन दो वर्ड की। जॉवियल तो किससे बना है भाई, जॉय से। जॉवियल यानी कि आनंदपूर्ण। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है भाई, आत्मविश्वासी, जिसमें आत्मविश्वास पूर्ण रूप से हो, ठीक है। अब इसी का ये कंफ्यूजेबल वर्ड बता देती हूँ। यहाँ पे DENT लिखा है, यहाँ पे मैं DANT से समझा देती हूँ। इसका मतलब होता है विश्वास पात्र, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नियरेस्ट मीनिंग मांग रहा है, यानी कि समहाउ सिनोही मांग रहा है, ठीक है। द कन्विक्स इंजीनियस एक्सप्लेनेशन ब्रॉट टीयर्स इन एवरीवन्स आईज। कन्विक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है लेकिन वो आरोप अभी तक साबित हुआ ना हो, ठीक है। तो कन्विक्ट्स का इंजीनियस एक्सप्लेनेशन ब्रॉट टीयर्स इन एवरीवन्स आईज। अब सिर्फ ऐसे सोच के देखो कि ऐसी कैसी बेचारे ने अपनी एक्सप्लेनेशन रखी कि लोगों की आंखों में आंसू आ गए, यानी कि उसके अपनी सफाई पेश करने में किसी को कोई छल कपट नहीं दिखा होगा, मासूमियत नजर आई होगी। तो देखो इंजीनियस का मतलब भी वही होता है, इनोसेंस। इनोसेंस बोल सकते हैं हम। अब क्या पूछ रहा है, नियरेस्ट मीनिंग। इनसिंसियर तो क्या हो जाता है भाई, निष्ठाहीन, कपटी, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। सीक्रेट तो क्या होता है भाई, कोई जो रहस्य हो उसे हम कहते हैं, तो ये तो कहीं दूर दूर तक मैच नहीं खाता। अब आता है क्लेवर और एक आता है नाइव। तो क्लेवर तो सीधे सीधे हम एलिमिनेट कर दें, क्योंकि क्लेवर का तो मतलब चतुर है। अगर कोई चतुराई से अपनी सफाई पेश करेगा तो कौन हंसेगा, बल्कि सब उसकी, सॉरी कौन रोएगा। किसी की आंखों में आंसू थोड़े आएंगे। लोगों की आंखों में आंसू कब आते हैं, जब वो दया भाव से भर जाते हैं, किसी की मासूमियत से अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या
कितना भोला है, कितना सही इंसान है, ईमानदार है, यानी कि बेगुनाह है, राइट। तो ये भी हो गया क्या, रिजेक्ट। अब बचता है मेरे पास नाइफ। अब नाइफ का अर्थ देखो गुलिबल भी कहलाता है, जो अभी एक और नहीं वर्ड आया था हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में, क्रेडुलस। इस तरीके से एक दूसरे के क्या है, सिनोई है। क्रेडुलस भी कैसा है भाई, इतना भोला होता है कि कोई भी उसको चीट कर दे, कोई भी उसको धोखा दे दे, किसी की भी बातों में आ जाए। और नाइफ अनुभवहीन भी कहलाता है। एक और वर्ड होता है इमेट्योर करके, है ना। तो कैसा है भाई, भोला भाला है। तो नियरेस्ट मीनिंग किसको देंगे हम, सी ऑप्शन को। फिर देखो, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आर्टिकल का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ग्रामर का। चलो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। डैश मिस्टर मेहरा कॉल्ड वाइल यू वर आउट। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई मिस्टर मेहरा ने कॉल किया था वाइल यू वर आउट, जब आप बाहर थे। ही वॉन्ट्स टू मेक डैश कंप्लेंट, क्या करना चाहता है, मेक कंप्लेंट यानी कंप्लेंट करना, ठीक है। अबाउट किस बारे में, अबाउट डैश आर्टिकल, ठीक है, अबाउट डैश आर्टिकल इन द पेपर। ही वॉज इन डैश वेरी बैड टेम्पर। अब देखो क्या ऑप्शन देते हैं। अब बच्चा बोलता है कि मैडम सारे ऑप्शन रिजेक्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर तो नाम आ गया है मिस्टर मेहरा, तो हमें इनके आगे ए वगैरह लगाने की नीड है नहीं। पर सोचो, जब कोई आपको फोन करे और वो व्यक्ति आपके लिए अननोन हो, जिसे आप नहीं जानते, और फोन पे बोले हाँ भाई मैं मिस्टर मेहरा बात कर रहा हूँ, फलाने से बात कर रहा हूँ, मिस्टर शर्मा जी से बात करो। अब आप कह रहे हो कि वो तो घर पर नहीं है, तो अभी मिस्टर शर्मा तो आपके लिए नोन पर्सन है, लेकिन मिस्टर मेहरा आपके लिए क्या हो गए, अननोन हो गए, राइट। तो ए आर्टिकल को यूज किया जा सकता है जब व्यक्ति आपके लिए अननोन हो, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। तो मैं पहले तो इसे एलिमिनेट कर देती हूँ, ठीक है। अ मेहरा कॉल्ड, अ मिस्टर मेहरा कॉल्ड व्हाइल यू वर आउट, तो ही वांट्स टू मेक, अब वो क्या करना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पे तो एन आ गया, कंप्लेंट के लिए अपन एन तो यूज करेंगे नहीं, अपन ने इसको वैसे भी रिजेक्ट कर दिया। अब ही वांट्स टू मेक, ये कह रहा है कि एक्स लगा दो, क्यों भाई, कंप्लेंट मेरा कैसा नाउन है भाई, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो मुझे उसके लिए आर्टिकल लगाना होता है, तो मेरे पास ये ऑप्शन भी हट गया, ठीक है। फिर कहता है ही वांट्स टू मेक अ कंप्लेंट। अब कह रहे हो अबाउट डैश आर्टिकल इन द पेपर। अब मेरे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, अब मैं अबाउट एन आर्टिकल करूं कि अबाउट द आर्टिकल करूं। अब सोचना इस परिस्थिति के ऊपर है। यदि मिस्टर मेहरा जिस आर्टिकल के लिए कॉल कर रहे हैं, यानी कि वो एक आर्टिकल अननोन तो नहीं है, राइट, कि कोई एक आर्टिकल छपा है जिसके लिए मैं बहुत गुस्से में हूं, नहीं, यानी कि उनके लिए जो वो आर्टिकल है वो कैसा है, विशिष्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी हटाएंगे और द को यूज करेंगे, है ना। अबाउट द आर्टिकल यानी कि कोई स्पेसिफिक आर्टिकल है, यानी कि उनसे रिलेटेड आर्टिकल है। इन द पेपर ही वॉज इन अ वेरी बैड टेम्पर, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई कांट डू दिस जॉब अलोन। ओके, प्रोनाउन वाले हैं सारे, ठीक है। देखना, आई कांट डू दिस जॉब अलोन, कि भाई ये काम ना मैं अकेले तो नहीं कर सकता, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि आई नीड टू हेल्प मी, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मुझे कोई चाहिए मदद के लिए। इन फैक्ट डैश विल डू का मतलब होता है चलेगा, तो मैं बोल रही हूँ कोई भी चलेगा। ये मैं आपको समझाना चाहूंगी, इसलिए मैं हिंदी में यहाँ पे लिख रही हूँ। डू, एज आई जस्ट नीड, कि मुझे तो बस असिस्ट करने के लिए चाहिए, कि भाई मुझे तो बस कोई असिस्ट करने के लिए चाहिए। अब हिंदी में अगर मैंने इसको समझने की कोशिश की, तो मेरे पास क्या वर्ड आ रहा है कि मुझे कोई चाहिए, कोई भी चलेगा और कोई चाहिए। अब इसके लिए मैं क्या करूं, नोबडी यूज करूं कि आई नीड नोबडी। एक तो मैं कह रही हूं कि आई कांट डू दिस जॉब अलोन, कि ये काम मैं अकेले कर नहीं सकती, मुझे कोई नहीं चाहिए, हटा दो इसको। क्या एनीथिंग चाहिए, चीज चाहिए कि व्यक्ति चाहिए, थिंग किसके लिए यूज होता है, चीज के लिए।
वन किसके लिए होता है, पर्सन के लिए, तो थिंग यहाँ पर ही चला गया। ठीक है, फिर देखो मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं कि आई कांट डू दिस जॉब अलोन, आई नीड एनीबडी। एनीबडी का मतलब होता है कि कोई भी। अब आप किसी को बोलोगे कि मुझे यार मुझे ना कोई व्यक्ति चाहिए मदद के लिए, तो आप कोई भी व्यक्ति बोलोगे कि कोई चाहिए, क्या बोलोगे, कोई व्यक्ति मुझे, समवन, समबडी। तो आई कांट डू दिस जॉब अलोन, आई नीड समबडी, कि मुझे कोई व्यक्ति चाहिए, यहाँ पर आप विशिष्ट रूप से कह रहे हो। फिर ये तो बोल दिया कि मुझे कोई व्यक्ति चाहिए, लेकिन आप कह रहे हो कि भाई काम तो मुझे पूरा आता है, कोई भी चलेगा, लेकिन कि आपको कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि एनीवन विल डू, यानी कि एनीवन यानी कोई भी चलेगा। आई जस्ट नीड समवन, मुझे तो बस कोई चाहिए टू असिस्ट मी, जो मेरे को सिर्फ असिस्ट कर दे। देखो हिंदी के माध्यम से ये ऑप्शन समझ में आ गए। फिर देखो द फुल फॉर्म ऑफ डीओ लेटर इन एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिशियल कम्युनिकेशन। डीओ किसकी फुल फॉर्म होती है, डीओ तो अक्सर पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, है ना, क्या बोलोगे, डायरेक्ट ऑफिशियल, डू ओपन, डेयर ओपन, या डेमी ऑफिशियल, क्या बोलोगे भाई, डेमी ऑफिशियल। कितना सिंपल क्वेश्चन था। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ही सक्सीडेड इन लाइफ, ठीक है, क्या हुआ, ही सक्सीडेड इन लाइफ, यानी अपनी लाइफ में क्या हुआ, सफल हुआ, डैश हिज फिजिकल डिसेबिलिटीज, ठीक है, in case of his physical disabilities, but for his physical disabilities, in the event of his physical disabilities, या in spite of his physical abilities। अब पहले हम समझ लेते हैं, in case of और in the event of का मतलब देखो क्या होता है, इंग्लिश में लिख के बताती हूँ एक बार, फिर समझ आ जाएगा। इफ समथिंग हैपन्स, इसका एग्जाम्पल भी दे देती हूँ, है ना, जैसे बोलूं इन केस ऑफ, या इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंट, कॉल ऑन दिस नंबर। अब मैं क्या कह रही हूं कि अगर एक्सीडेंट होता है तो, इफ समथिंग, अब समथिंग कौन बना, एक्सीडेंट, इन केस ऑफ एक्सीडेंट, इन केस ऑफ इमरजेंसी, है ना, इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी कॉल ऑन दिस नंबर, इमरजेंसी में इस नंबर पे कॉल करें। क्या होने वाला है, इफ समथिंग, समथिंग क्या, अगर एक्सीडेंट हो, अगर इमरजेंसी हो, अगर जरूरत हो, तो ये बैठेगा क्या, ही सक्सीडेड इन लाइफ अगर हिज फिजिकल एबिलिटीज, नहीं, तो मैं इसको भी रिजेक्ट कर देती हूँ और इसको भी रिजेक्ट कर देती हूँ। अब मेरे पास आता है बट फोर। अगर हम बट फोर की बात करें तो देखो इसका अर्थ क्या होता है, इफ इट वर नॉट, मतलब अगर ऐसा न होता। अब मैं ये बोलूं कि वो सक्सीड हो गया अपनी जीवन में अगर उसकी फिजिकल डिसेबिलिटीज नहीं होती, तब तो सेंटेंस कैसा बनता, ही वुड हैव सक्सीडेड, वो सफल हो जाता, बट फॉर हिज फिजिकल डिसेबिलिटीज, अगर उसकी फिजिकल डिसेबिलिटीज नहीं हुई होती। लेकिन तो यहाँ क्या कह रहा है, मतलब सेंटेंस जो है मुझे बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कंडीशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, कॉन्ट्रास्ट कंडीशन, कि भाई फिजिकल डिसेबिलिटीज के बावजूद ही सक्सीडेड इन लाइफ। सेंटेंस को समझना भी जरूरी है, ठीक है। फिर देखो क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक है, अग्री के साथ में प्रेपोजिशंस यूज करने हैं। देखो फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑल द कमिटी मेंबर्स, कमिटी के सभी सदस्य, अग्रीड डैश वन अनदर, यानी एक दूसरे से। अब देखो अग्री टू, अग्री इन, अग्री विद और अग्री फॉर। अब देखो दो प्रेपोजिशन तो ऐसे हैं कि जो हम यूजुअली बिना सोचे समझे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली अग्री विद और अग्री टू को यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि अग्री टू यूज करूं कि अग्री विद यूज करूं। तो ये देखिएगा अग्री टू यूज किया जाता है किसी प्रपोजल के लिए, किसी ऑफर के लिए, या किसी प्लान के लिए, या किसी
रिक्वेस्ट के लिए। जैसे मैं बोलूं कि ही अग्रीड टू माई रिक्वेस्ट, यानी कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे भाव क्या है, किस चीज का है, एक्सेप्ट करने का भाव, किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का भाव, किसी ऑफर को एक्सेप्ट करने का भाव, किसी प्लान को एक्सेप्ट करने का भाव, या किसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने का भाव। पर वहीं जब हम अग्री विद की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति के साथ सहमति जताने का भाव आता है, इसलिए यहाँ पर हम यूज करते हैं अग्री विद अ पर्सन, अग्री विद एन ओपिनियन, या अग्री विद एनी आइडिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से व्यक्ति का भाव है तो क्या आ जाएगा, विद। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।